हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन पर परमाणु बम गिराने वाला था अमेरिका। जी हां दोस्तों, बड़ी लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लेकिन ऐसे पलटी बाजी। जी हां दोस्तों, क्या है बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर नेपाल से और भारत को लेकर बड़ी खबर, जहां भारत नेपाल सीमा पर नेपाली पुलिस के साथ झड़प में 8 भारतीय कारोबारी घायल हो गए। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है नेपाली झड़प के बीच, बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों, मुद्दा क्या है, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अरुणाचल सीमा पर चीन की बड़ी हिमाकत दोस्तों, भूटान में बना डाला आर्मी बेस। जी हाँ दोस्तों, ये भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर चीन ने CPEC को ठहराया है सही कश्मीर से गुजरने को लेकर भारत की आपत्ति पर ये बोल बैठा ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा ड्रैगन ने, साथ ही बताएंगे आपको जहां पर इजराइल को मान्यता नहीं, यात्रा पर लागू रहेंगे प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, पासपोर्ट मामले में बांग्लादेश की बड़ी सफाई आई है दोस्तों इजराइल को लेकर, बताएंगे और भी सारी बातें। साथ ही अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, जहां पर कोरोना वायरस फैलने से पहले ही बीमार पड़े थे वुहान लैब के रिसर्चर। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल में हुए थे भर्ती, बड़ी खबर है ये भी। उसके बाद आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका के इस खुलासे के बाद चाइना ने क्या सफाई दी है दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही गलवान घाटी में भारत चीन सेना की झड़प को लेकर चाइना का बयान आया है दोस्तों, बताएंगे क्या कहा उन्होंने। साथ ही आपको बताएंगे आगे की खबर में, जहां पर अब ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब इस फंगस ने ले ली है बड़ी जगह, गाजियाबाद में मिला है पहला मामला। जी हाँ दोस्तों, किस फंगस की बात करें हम आपको ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद को लेकर IMA और बाबा रामदेव में बड़ी झड़प, जिसके बाद बाबा रामदेव ने दागे हैं 25 सवाल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों अगर आप लोग भी सस्ता सोना खरीदने का शानदार मौका नहीं गंवाना चाहते तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है, तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भगवान स्वरूप है, तो इस वीडियो को फटाफट से भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां 1958 में चीन पर परमाणु बम गिराने वाला था अमेरिका, लेकिन ऐसे पलट दी बाजी। बता दें शीत युद्ध के दौरान साल 1958 में अमेरिकी सेना ने चीन पर परमाणु हमला करने की योजना बनाई थी। पेंटागन पेपर फिल्म शो के डेनियल एल्सबर्ग ने ऑनलाइन कुछ दस्तावेज पोस्ट किए हैं दोस्तों, जिसमें ऐसा दावा किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इन दस्तावेजों को लेकर रिपोर्ट छापी है। साल 1958 में ताइवान को कम्युनिस्ट ताकतों के हमले से बचाने के लिए अमेरिकी जनरल मुख्य भूमि चीन पर परमाणु हमला करने पर जोर दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सेना को यह भी अंदाजा था कि सोवियत संघ चीन की मदद के लिए आगे आएगा और परमाणु हथियारों से हमले का जवाब देगा। हालांकि उनका मानना था कि ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका को यह कीमत भी चुकाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। पूर्व सैन्य विश्लेषक एल्सबर्ग ने इस सीक्रेट दस्तावेज के कुछ हिस्सों को ऑनलाइन प्रकाशित किया है दोस्तों। एल्सबर्ग की उम्र 90 साल की है और वो वियतनाम युद्ध या पेंटागन पेपर से जुड़े गोपनीय दस्तावेज मीडिया को लीक करने के बाद प्रसिद्ध हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिल रहा है दोस्तों, जहां पर एल्सबर्ग ने द टाइम्स को बताया है कि उन्होंने 1970 के शुरुआत में ही ताइवान संकट को लेकर गोपनीय दस्तावेज की प्रांतियां हासिल कर ली थी। ताइवान को लेकर जब एक बार फिर से अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर, ऐसे में उन्होंने ये दस्तावेज लीक किया। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही थी, जहां पर 1958 में अमेरिका चीन पर करने वाला था परमाणु बम अटैक। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लेकिन इस क्रिया के बाद उसने पलट दी बाजी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या उस समय अटैक कर देना चाहिए था चाइना पर दोस्तों, हाँ या ना? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं दूसरी सबसे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां भारत नेपाल सीमा पर बड़ी झड़प से जुड़ी खबर आ रही है दोस्तों। नेपाली पुलिस के साथ झड़प में 8 भारतीय कारोबारी घायल हो गए हैं। बता दें नेपाल भारत सीमा पर मोहतारी जिले में नेपाल पुलिस के साथ झड़प में 8 भारतीय कारोबारी घायल हो गए दोस्तों। सोमवार को मीडिया में आई खबरों में ये बड़ी जानकारी दी गई है। सरकार
सरकारी समाचार पत्र राइजिंग नेपाल की एक रिपोर्ट के अनुसार ये घटना रविवार रात को उस समय हुई जब भारतीय कारोबारियों ने मोतिहानी नगर निगम में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के एक बनाई गई एक अस्थायी चौकी यानी टेम्परेरी चौकी और हेल्प डेस्क को ध्वस्त कर दिया। जी हां दोस्तों, वेबसाइट माई रिपब्लिक के अनुसार सशस्त्र पुलिस बल का एक जवान और 8 भारतीय कारोबारी झड़प में घायल हो गए। मोतिहानी सीमा चौकी के पुलिस निरीक्षक बलराम गौतम ने बताया कि रविवार रात 8 बजे 50 से 60 भारतीय नागरिकों ने सीमा पर तैनात जवानों पर पथराव किया। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिकों ने शराब पी हुई थी। जी हां दोस्तों, मोतिहारी जिले में मोतिहानी नगर निगम की करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सीमा बिहार में मधवापुर बाजार से लगती है। खबर के मुताबिक इस हमले में ड्यूटी पर तैनात जवान विवेक धाकल के सिर पर गंभीर चोट आई है। तो वहीं एक भारतीय कारोबारी ने कहा है कि निरीक्षक गौतम ने जवानों को आलू प्याज और चावल आयात कर रहे व्यापारियों को पीटने के लिए कहा। आपको बता दें दोस्तों कि वहां के लोकल लोगों यानी कि स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने भारतीय कारोबारियों के खिलाफ बेवजह बल का इस्तेमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब लोकल पब्लिक ये कह रही है कि बेवजह पुलिस ने भारतीय व्यापारियों को मारा, ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी? क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन पुलिस बल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए दोस्तों भारत की तरफ से? क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि भारतीय कारोबारी या भारत के किसी एक भी आम नागरिक को चोट पहुंचाने का भारी हर्जाना भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। हर बार की तरह हम आपसे कह रहे हैं दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो अब अरुणाचल सीमा पर चीन की बड़ी हिमाकत, भूटान में भी बना डाला आर्मी बेस। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल लद्दाख में एलएसी और घुसपैठ की कोशिश करने वाला चीन और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी शरारत पर उतर आया है दोस्तों। हाल के दिनों में अरुणाचल सीमा से सटे इलाकों में चीन की हलचल काफी बढ़ गई है और वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा हुआ है। चीन सरकार की ओर से तिब्बत पर जारी श्वेत पत्र से अरुणाचल प्रदेश में उसकी इस नई शरारत का खुलासा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश से लगे भूटान के इलाके में भी चीन ने बड़ी शरारत की है। चीन भूटान के 8 किलोमीटर अंदर एक नया गांव बसा लिया है, ग्यालाफुग नामक। इस गांव में चीन ने सड़क और इमारतों के अलावा पुलिस स्टेशन और आर्मी बेस तक की स्थापना कर डाली है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का यह खुलासा हर किसी का होश उड़ाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल गर्मी के दिनों में भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में जमकर टकराव हुआ था और इस दौरान दोनों के ओर से कई सैनिक मारे गए थे दोस्तों। ऐसे में फिर एक बार चाइना सीमा पर हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। आप क्या कहेंगे ऐसे में? और कितने भाइयों और बहनों को लगता है कि चाइना को इस बार जानते हुए बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि युद्ध वाला मौका ही ना आए और भारत पहले से अब कमान आगे से संभाले। क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा, जरूर राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो चीन ने सीपीईसी को फिर ठहराया है सही। कश्मीर से गुजरने को लेकर भारत की आपत्ति पर ये बोल बैठा ड्रैगन। आपको बता दें चीन ने सोमवार को एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ अपनी विवादास्पद $60 अरब की सीपीईसी परियोजना का बचाव किया है दोस्तों और भारत के विरोध को नजरअंदाज करते हुए कहा है कि ये एक आर्थिक पहल है और कश्मीर मुद्दे पर उसके सैद्धांतिक रुख को प्रभावित नहीं करती है। चीन और पाकिस्तान के नेताओं ने हाल के दिनों में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी की प्रगति की प्रशंसा की है। दोनों करीबी सहयोगियों ने पिछले दिनों अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाया है दोस्तों। भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की प्रमुख परियोजना सीपीईसी को लेकर चीन का विरोध किया है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से होकर गुजरती है। ये वृहद बुनियादी ढांचा परियोजना चीन के झिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत किसी भी कीमत पर सीपीईसी आर्थिक गलियारे को कंप्लीट नहीं होने देना चाहिए दोस्तों और भारत को आपत्ति जतानी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये रोड बन जाता है दोस्तों और विवादास्पद POK होने के बावजूद भी वहां पर चाइना और पाकिस्तान डील करके ये सड़क बना रहे हैं दोस्तों और ये अगर सड़क बन गई तो चीन इस पर अपना हक जता सकता है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना को किसी भी कीमत पर इस रोड को कंप्लीट नहीं होने देना चाहिए
चाहिए भारत की तरफ से, तो राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां इजराइल को मान्यता नहीं, यात्रा पर लागू रहेंगे प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पासपोर्ट मामले में बांग्लादेश की आई है सफाई। आपको बता दें, बांग्लादेश के पासपोर्ट पर एक वाक्य लिखा होता था इजराइल को छोड़कर। बांग्लादेश की सरकार ने 22 मई को अपने पासपोर्ट से यह वाक्य हटाने की घोषणा की थी दोस्तों। बांग्लादेश की सरकार के इस कदम को इजराइल के प्रति रुख में बदलाव की तरह देखा जा रहा था और इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इसका स्वागत करते हुए राजनयिक संबंध स्थापित करने की वकालत तक कर डाली थी दोस्तों। बांग्लादेश सरकार की ओर से जारी बयान ने यह साफ कर दिया है कि इजराइल को लेकर उसकी नीति में, उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वो अब भी इजराइल को मान्यता नहीं देता है और यात्रा प्रतिबंध लागू रहेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने रविवार को ढाका में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि हमने पासपोर्ट से ये वाक्य हटाने का निर्णय 6 महीने पहले ही ले लिया था, जब हमने ई पासपोर्ट लॉन्च किया था। चलते अगली खबर की ओर, जहां नेपाल से दूसरी खबर, ओली की पार्टी ने माधव कुमार समेत 11 पूर्व सांसदों को निकाला। विपक्षी दलों को समर्थन का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद भंग करके नवंबर में मध्यावधि चुनाव का आदेश दे दिया है। इसके बाद अब देश के राजनीतिक दलों में उठा पटक तेज हो गई है दोस्तों। सोमवार को KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML ने 11 पूर्व सांसदों को पार्टी से निकाल दिया है। निकाले गए नेताओं में वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल व झालानाथ खनाल भी शामिल है। इन नेताओं को पार्टी की साधारण सदस्यता से भी वंचित कर दिया गया है। इन पर विपक्षी दलों का समर्थन करने का आरोप है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर, जहां कोरोना वायरस फैलने से पहले ही बीमार पड़े थे वुहान लैब के रिसर्चर, अस्पताल में हुए थे भर्ती। US खुफिया रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही चीन की वुहान लैब शक के घेरे में है दोस्तों। अब एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह नया खुलासा किया गया है कि कोरोना महामारी फैलने से पहले ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता बीमार पड़े थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये रिसर्चर नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खुलासा किया है रिपोर्ट में। वुहान लैब के बीमार पड़े शोधकर्ताओं की संख्या, उनके बीमार पड़ने के समय अस्पताल जाने से जुड़ी अन्य विस्तृत जानकारियां हैं। इस खुफिया रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर से उस दावे को बल मिलेगा जिसके तहत कोरोना महामारी के वुहान लैब से फैलने की आशंका जताई जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम सोमवार को कोविड-19 की उत्पत्ति से जुड़े अगले चरण की जांच पर चर्चा करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल की प्रवक्ता ने हालांकि अखबार की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन चीन में उत्पत्ति स्थान सहित कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों की जांच को लेकर गंभीर है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी, लेकिन दोस्तों इससे आगे की जो खबर आ रही है, जहां पर इस रिपोर्ट का चाइना ने खंडन किया है दोस्तों और कहा है कि अमेरिका रच रहा है साजिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह दुनिया इस कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार मान रही है, जबकि चीन इससे पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को चीन ने सिरे से खारिज कर दिया है। वुहान लैब के निदेशक युआन झिमिंग ने भी चीनी राज्य मीडिया को बताया है कि पैर की रिपोर्ट सही नहीं थी, मैंने इसे पढ़ा है, ये एक पूर्णतः झूठ है। उन्होंने कहा कि वॉल स्ट्रीट के सारे दावे निराधार हैं और लैब को इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इनके पास इस तरह की जानकारी कहां से आई। झिमिंग ने कहा कि ये चीन को बदनाम करने की अमेरिका की एक साजिश है। उन्होंने कहा है कि WHO समेत कई वैज्ञानिकों ने लैब की जांच की है, उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि चाइना किस प्रकार से पलड़ा झाड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि चीन ने ये सारे सबूत मिटा दिए थे। WHO के हाथ निराशा लगी थी। जी हाँ दोस्तों, और दूसरे तरीके से कहें तो WHO भी एक तरीके से चाइना के पक्ष में बातचीत कर रहा था। इसे आप समझ पा रहे होंगे कि फंडिंग का क्या हिसाब है इनका। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिकी रिपोर्ट 100% यानी 100% सच है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में 100%
ट्रू है यूएस की रिपोर्ट, ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को इसी प्रकार के नए अपडेट्स पाने के लिए अगली खबर की ओर चले तो फाइटर जेट भेज बेलारूस के राष्ट्रपति ने खुद हाईजैक कराई है पैसेंजर फ्लाइट, जिसके बाद हो रही है इस राष्ट्रपति की पूरे विश्व में किरकिरी। जी हाँ दोस्तों, रेयानएयर यानी बेलारूस के एयरलाइंस के यात्री विमान को बेलारूस द्वारा हाईजैक किए जाने का मुद्दा वैश्विक स्तर पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है दोस्तों। दुनिया भर में बेलारूस के राष्ट्रपति की निंदा हो रही है। हालांकि विमान को बीच में ही रोके जाने के पीछे बम की खबर होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि डेली मेल की खबर के मुताबिक ग्रीस के एथेंस ने लिथुआनिया के विलिनस शहर जा रहे रेयानएयर के यात्री विमान को उतारने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति द्वारा आसमान में लड़ाकू विमान यानी फाइटर प्लेन भेजा गया। यात्री जेट में बम की धमकी के बहाने एक लड़ाकू विमान द्वारा उतरने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद मिन्स्क एयरपोर्ट पर विमान की आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद विपक्षी पत्रकार रोमन प्रोतसाविक जो 26 उम्र के हैं उनको विमान से उतार दिया गया और उसकी 23 वर्षीय रूसी गर्लफ्रेंड सोफिया सपेगा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब पूरे विश्व में इस राष्ट्रपति की किरकिरी हो रही है दोस्तों। आप क्या कहेंगे, ऐसे में राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो पाकिस्तान से बड़ी शर्मनाक खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर नेगेटिव आई भारतीय अधिकारी की पत्नी की कोरोना रिपोर्ट, लेकिन पॉजिटिव आई थी रैपिड टेस्ट दोस्तों। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने बड़ा गेम खेला है दोस्तों, जहां अटारी बॉर्डर पार कर इस्लामाबाद जा रही भारतीय उच्चायोग के अधिकारी की पत्नी की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। इससे पहले रैपिड टेस्ट में उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इस्लामाबाद जा रहे 12 लोगों की टीम को क्वारंटाइन कर दिया गया था दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान इस समय में कुछ ज्यादा कोरोना के आड़ में भारतीय लोगों का प्रताड़ना कर रही है दोस्तों। आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो टूल किट मामले पर दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के ऑफिस की ली है तलाशी। जी हाँ दोस्तों, टूल किट मामले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर को न सिर्फ नोटिस भेजा है बल्कि स्पेशल सेल ने दिल्ली में उसके ऑफिस में तलाशी भी शुरू कर दिया है। आज ही पुलिस ने जांच में सहयोग करने और सबूत पेश करने के लिए ट्विटर को नोटिस भेजा था। दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में ट्विटर पर शेयर किए गए कई पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताने पर नोटिस भेजा है। स्पेशल सेल ने ट्विटर को इस मामले में और जानकारियां और सबूत देने को कहा है। आपको बता दें कि टूल किट मामले को लेकर देश की सियासत अभी भी गर्म है। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय होगी कमेंट जरूर करिएगा। एक और खबर की बात करें तो गलवान घाटी में नहीं हुई भारत चीन सेना की झड़प, सेना ने खबरों को बताया है गलत। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति के बीच एक बार फिर कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, लेकिन भारतीय सेना ने इस रिपोर्ट की पूरी तरह से सत्यता को खारिज कर दिया है दोस्तों। भारतीय सेना ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि गलवान घाटी में ताजा स्थिति में किसी भी प्रकार की झड़प नहीं हुई है और हालात शांतिपूर्ण है। भारतीय सेना ने कहा है कि एक मीडिया रिपोर्ट में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी जवानों के बीच आमना सामना होने की बात सामने आई है। सेना के अधिकारियों ने कहा है कि मई 2021 के पहले सप्ताह में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच ऐसा कोई आमना सामना नहीं हुआ है। आप ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो जासूसों ने दी है खुफिया जानकारी, कहा है ब्रिटेन पर मंडरा रहा है चरमपंथी हमलों का बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, एक गुप्त जासूस ने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन पर दूर दक्षिणपंथी हमले का खतरा गहरा गया है। उसने बताया है कि ऑनलाइन माध्यमों से चरमपंथी विचारधारा का देश में तेजी से प्रसार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अमेरिकी से खबर, विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे न्यूयॉर्क, वैक्सीन की खरीद समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है दोस्तों। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। जयशंकर अपने अमेरिकी दौरे की शुरुआत में न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं दोस्तों। उनका यह दौरा 28 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान विदेश मंत्री अमेरिकी कंपनियों के साथ कोविड-19 रोधी टीके, घरेलू उत्पादन के लिए कच्चे माल की खरीद और टीकों के संयुक्त उत्पादन की संभावना के बारे में चर्चा करने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें तो सैन्य तख्ता पलट के बाद अब गृह युद्ध की चपेट में है म्यांमार, विद्रोहियों के हमले में 40 सैनिकों की मौत। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ जहां अब येलो फंगस की दस्तक ब्लैक और व्हाइट से भी ज्यादा खतरनाक है ये येलो फंगस। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद में मिला है पहला मामला। बता दे कोरोना महामारी से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि
कि ब्लैक और व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी। इस बीमारी से अब तक यूपी में कई लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस की एंट्री ने डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है दोस्तों। गाजियाबाद में येलो फंगस के एक मरीज में पुष्टि की गई है। डॉक्टरों ने बताया है कि 45 वर्षीय जिस मरीज में येलो फंगस मिला है वो पहले कोरोना संक्रमित हो चुका है और इस समय डायबिटीज से भी पीड़ित है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस मरीज का इलाज करने के लिए ओटी में सफाई चल रही थी। इसी दौरान जांच में पता चला है कि मरीज येलो फंगस से भी संक्रमित हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से हमारी टीम की ओर से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है दोस्तों, कृपया करके अपना ख्याल रखिएगा और इन बीमारियों से बचकर रहिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो कोरोना वायरस का खात्मा करेगी एंटीबॉडी कॉकटेल दवा। 59,750 रुपए रखी गई है इसकी प्रति डोज की कीमत। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो बाबा रामदेव बोले मॉडर्न मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूं पर एलोपैथी के पास सिर दर्द का भी स्थायी इलाज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बाबा रामदेव ने आज तक के मंच पर अपने बयान के लिए एक बार फिर खेद जताया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन की बात का आदर करते हुए उन्होंने कोरोना के साथ अपनी बात कही है ताकि ये विवाद खत्म हो। बाबा रामदेव ने कहा है कि डॉक्टरों के योगदान को स्वामी रामदेव ने कभी नहीं नकारा, लेकिन टिप्पणी सुनकर इतने असहिष्णु क्यों हो जाते हैं। यही टिप्पणी जब अमेरिका के डॉक्टर करते हैं तो हम उनके खिलाफ बोल नहीं पाते हैं। WHO कहता है कि कोरोना के लिए कोई दवा नहीं है, जो भी दवा दे रहे हैं वो सिम्पटोमेटिक दवा है, तब भी हम कुछ नहीं कह पाते। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बयान वापसी के बाद बाबा रामदेव ने IMA और फार्मा कंपनियों से 25 सवाल पूछे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उन 25 सवालों की लिस्ट देख पा रहे होंगे। साथ ही उन्होंने ट्वीट में मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व फार्मा कंपनियों से विनम्रता के साथ सीधे 25 सवाल पूछता हूँ और वो 25 सवाल कुछ इस प्रकार है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ऐसे में इन 25 सवालों का जवाब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सही सवाल पूछा गया है बाबा रामदेव की ओर से या IMA? यहाँ पर आप किसको सही मानते हैं दोस्तों, या फिर दोनों अपनी जगह सही है? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो PM केयर फंड से अरुणाचल में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन के प्लांट। मोदी सरकार ने दे दी है इसकी बड़ी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें तो सस्ता सोना खरीदने का शानदार मौका। जाने 1 ग्राम सोने का क्या है रेट दोस्तों, आपको बता दें। सोना खरीदने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर। अगर आप कम रेट पर प्योर और खरा सोना खरीदना चाहते हो तो आपके पास इसके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है दोस्तों। दरअसल केंद्र सरकार सॉवरेन गोल्ड ब्रांड स्कीम के तहत कल से ही सोना बेचना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। इस स्कीम के तहत आप 28 मई तक सरकारी रेट पर सोना खरीद पाएंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सरकार ने सोने की कीमत 4,842 रुपए प्रति ग्राम तय कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन खरीदने वाले कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी यानी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।